Hello students, welcome to Sumona classes. Today we'll discuss the next topic of the coordination chemistry. Earlier we have discussed two topics, the basic introduction of the coordination chemistry and also the orbital theory. So now we discuss the diffusion principle. Here we change the method of delivering the lecture because of voice problem. So I think this is easy for you people. In the form of notes, it will be available for you. You can write down also. So we'll discuss now the diffusion principle. First of all, we should know what is diffusion. Diffusion means spread up. Spread up means फैलना. किसी भी चीज का जो फैलना है उसको हम कह सकते हैं कि वो डिफ्यूज हो रहा है. ठीक है. तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन हमें कैसे डील करना है, यानी ऑर्बिटल से कैसे रिलेट करता है और उसमें ओवरलैपिंग कैसे मैटर करती है. अगर ओवरलैपिंग की बात करें हम सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के केस में, या फिर हम बात करें डेल्टा बॉन्डिंग के केस में, तो कैसे डिफ्यूजन जो है वो रिलेट करता है. तो देखो क्या होता है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यानी ओवरलैप कर रहे हैं हम बोल सकते हैं. तो अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के केस में बात करें तो ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. इसका मतलब क्या, जितना छोटा साइज होगा ओवरलैपिंग यानी मिक्सिंग अप जो ऑर्बिटल्स की है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी. कब, अगर हम बात कर रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के केस में. ठीक है. और उतना ही हम कह सकते हैं साइज और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डिफ्यूजन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब क्या, जितना ऑर्बिटल फैला हुआ है, यानी अगर मैं 3D की बात करूं तो छोटा है, 4D उससे बड़ा, 5D उससे बड़ा. जितना ऑर्बिटल फैला हुआ है यानी जितना ज्यादा डिफ्यूज्ड है, ओवरलैपिंग उतनी क्या होगी, कम होगी. ठीक है. तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के. हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने नीचे डिस्कस किया है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के केस में 3D यानी साइज कैसा है, छोटा है 3D ऑर्बिटल्स का. तो 3D ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, देन 4D की ओवरलैपिंग होगी, और देन हम डिस्कस कर सकते हैं कि 5D की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो उससे कम होगी. ठीक है. तो अगर हम डिस्कस करें डेल्टा बॉन्डिंग के केस में, डेल्टा बॉन्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, यानी 4 लोब्स ओवरलैपिंग. ठीक है. तो 4 लोब्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो उस केस में हम बात करते हैं जनरली किस में होते हैं 4 लोब्स, डी ऑर्बिटल्स में होते हैं. तो डी ऑर्बिटल्स के केस में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग के. दैट मीन्स क्या, वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, यानी डी ऑर्बिटल्स जो हैं एंटी डिफ्यूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अगर वो क्या बना रहे हैं, डेल्टा बॉन्डिंग बना रहे हैं. ठीक है. तो डेल्टा बॉन्डिंग अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस केस में ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन. इसका मतलब क्या, जितना बड़ा ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ, यानी 5D की अगर मैं बात करूं जो हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं कि 5D ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 4D एंड 3D. ठीक है. तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, जितना ज्यादा साइज है उतना ही डिफ्यूजन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी उतनी ही ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है. तो याद रखना है हमें क्या, दो ही बातें याद रखनी है. अगर सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की बात हो रही है तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा, यानी ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के और डिफ्यूजन के. सेकेंडली अगर डेल्टा ओवरलैपिंग हो रही है यानी डेल्टा बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं आप, तो आपको क्या याद रखना है, ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिफ्यूजन के. ठीक है. तो
फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि जो हायर डी सीरीज एलिमेंट्स होते हैं वो हायर मल्टीप्लिसिटी शो करते हैं। देखो मल्टीप्लिसिटी से आप क्या समझते हैं, जनरली हम मल्टीप्लिसिटी को क्या बोलते हैं कि जितने बॉन्ड्स मेटल और मेटल के बीच बन रहे हैं हम उसको क्या बोल देते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी। यानी अगर एक बॉन्ड है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, 2 है तो मल्टीप्लिसिटी 2 है, एंड 3 है तो 3 है। ठीक है, तो जब हम मेटल मेटल सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, देखो हम क्या सीखते हैं जनरली कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है ना तो वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड है, जनरली हम ऐसा सोचते हैं और जनरली होता भी है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअलिटी में देखें तो कभी भी ऐसा नेसेसरी नहीं है, जनरली होता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा। दैट मे बी सिग्मा, दैट मे बी पाई, दैट मे बी डेल्टा। ठीक है, लेकिन अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं मेटल मेटल के बीच में तो क्या हो सकता है, या तो वो एक सिग्मा और एक पाई होगा, कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड साथ में नहीं बनते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही कभी भी दो डेल्टा बॉन्ड साथ में नहीं बनते। डेल्टा बॉन्ड या तो पहले सिग्मा को फॉलो करता है या फिर पाई को फॉलो करता है। ठीक है, यानी पहले सिग्मा या पाई बनेंगे उसके बाद डेल्टा बनता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा के साथ कभी भी सिग्मा डायरेक्टली नहीं बनता, यानी पहले कौन बनना चाहिए, इसका मतलब पाई बनना चाहिए। तो आप क्या एक चीज कह सकते हैं कि दो ही कॉम्बिनेशन, अगर मेटल मेटल डबल बॉन्ड कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि एक बॉन्ड उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर दोनों ही पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड का एक सिंपल सा एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, थर्डली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच में, तो मेटल मेटल के बीच में अगर तीन बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने बोला था कि दो सिग्मा बॉन्ड कभी साथ में नहीं आते। दैट मीन्स क्या है, पहला सिग्मा होगा, दूसरा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, और तीसरा भी क्या हो सकता है, पाई हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी सिग्मा सिग्मा और पाई नहीं होंगे, ये याद रखना है आपको। पहले क्या बनेगा, एक सिग्मा बनेगा और दो क्या बनेंगे, पाई बनेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीगेंड्स। देखो लीगेंड्स बहुत जनरल सा टॉपिक है, हमें पता है, हम पढ़ते आए हैं कि हम जब हम ये बात पढ़ते थे कि जनरल डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लीगेंड्स के इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं। यानी लीगेंड की डेफिनेशन तो यही होती है कि हम सिंपली बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं मेटल्स को, वो क्या होते हैं, लीगेंड्स होते हैं। ठीक है, जब वो कंबाइन होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लीगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के साथ, किसके, मेटल्स के। कैसे, या तो उसमें सिग्मा बॉन्डिंग होगी या फिर पाई बॉन्डिंग होगी। सिग्मा बॉन्डिंग में या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके करेंगे, और या फिर क्या करेंगे, पाई बॉन्डिंग करके, यानी साइड वेज ओवरलैपिंग करके। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी लीगेंड्स जो है वो डेल्टा ओवरलैपिंग करके मेटल्स के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिमेट्री गैप होता है, यानी जो उनके ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री होती है वो मैच नहीं करती है। यानी मेटल्स के ऑर्बिटल और लीगेंड्स के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मैच ना करने के कारण वो डेल्टा बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। वो हमेशा क्या बनाते हैं, या तो सिग्मा बॉन्डिंग बनाएंगे या फिर पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरेक्शन जो है वो कैसे होता है। जब मेटल और लीगेंड इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, दो टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जनरली, एक होता है हमारा सिग्मा इंटरेक्शन और दूसरा होता है हमारा पाई इंटरेक्शन। ठीक है, जब सिग्मा इंटरेक्शन की बात करते हैं तो सिग्मा इंटरेक्शन के केस में जनरली देखो, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है यानी सिग्मा डोनर्स अवेलेबल हैं। अब सिग्मा डोनर्स कैसे हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो लोन पेयर उनके पास अवेलेबल है। जैसे अमोनिया का केस है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। सिमिलरली एल्कोहल्स में, अमीन्स में क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। यानी हम कह सकते हैं सिग्मा डोनर्स क्या हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, एनायनिक लिगेंड्स, यानी आर नेगेटिव है, एच नेगेटिव है, कोई भी एनायन की फॉर्म में हो। ठीक है,
तो सिग्मा इंटरेक्शन ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करना। इसका मतलब क्या है कि मेटल और लिगेंड क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए, देखो मेटल्स के पास क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और लिगेंड्स के पास क्या होते हैं। अब अगर उसने सिग्मा ओवरलैपिंग करनी है तो यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी है, तो लिगेंड्स कैसा होना चाहिए, उसके पास पी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही उसके पी ऑर्बिटल्स और उसका डी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यानी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो जब भी हमें छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर वो सिग्मा इंटरेक्शन कर रहा है तो सिग्मा इंटरेक्शन के केस में मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, लिगेंड्स के पास पी ऑर्बिटल्स, और वो भी कैसे, जो कैसी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हो, सिग्मा 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 ओवरलैपिंग कर रहे हैं और कैसी बॉन्डिंग बना रहे हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाई इंटरेक्शन की, देखो पाई इंटरेक्शन दो तरीके से होती है, पाई डोनर्स भी हो सकते हैं वो, और पाई एक्सेप्टर्स भी हो सकते हैं। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कैसे कैसे लिगेंड पाई डोनर का काम करते हैं और कैसे कैसे लिगेंड जो है पाई एक्सेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर पाई डोनर की बात करें तो वो कैसे बनते हैं, पाई डोनर्स जनरली हमें जो सिग्मा डोनर्स हैं, लाइक अमोनिया है, वाटर है, सिग्मा डोनर्स में से हम H को जब भी रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पाई डोनर्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे वाटर से H रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, OH नेगेटिव आ गया, यानी जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो क्या काम करेगा, पाई डोनर का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही NH2 नेगेटिव है तो वो भी क्या काम करेगा, पाई डोनर का काम करेगा। सिमिलरली हेलाइड्स हो गए, ठीक है। तो यानी पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो पाई डोनर का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कौन से ऐसे लिगेंड्स होंगे जो पाई एक्सेप्टर का काम करेंगे। अब पाई एक्सेप्टर में हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाई एक्सेप्टर जो है पहले तो किस किस में अवेलेबल होते हैं। तो एक बात तो वैसे ही ध्यान रखनी होती है, जिसमें पाई ऑर्बिटल्स है ना, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी अवेलेबल हैं, यानी पाई ऑर्बिटल्स हैं तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर उसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये तो हमें मतलब याद हो ही जाएगा कि जैसे CO है ट्रिपल बॉन्ड आएगा, NO है, ठीक है, C डबल बॉन्ड है, तो ये तो पाई एक्सेप्टर, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है तो पाई एक्सेप्टर है ही है। अब वो पाई एक्सेप्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, यानी पाई एक्सेप्टर जो है वो कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करेगा या फिर पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी लीगेंड्स कैसे होने चाहिए, या तो उनके पास एम्प्टी सिग्मा स्टार होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, और या फिर क्या होना चाहिए, एम्प्टी पाई स्टार होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर उनके पास सिग्मा स्टार है एम्प्टी तो वो कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। देखो जो जनरल कहता है पाई एक्सेप्टर के लिए, तो वो पाई एक्सेप्टर दो टाइप के हैं, दो टाइप में सिग्मा स्टार पाई स्टार को डिस्कस कर रहे हैं। पाई स्टार वाले तो सिंपल है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जिसमें पाई है तो पाई स्टार भी होगा, ठीक है। जैसे कि ये भी C डबल बॉन्ड C CO है, तो इनमें पाई स्टार तो ऑलरेडी है, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन सिग्मा स्टार वालों को आप देख सकते हैं सेकेंड पीरियड को छोड़ के, जैसे कि NH3, इन सेकेंड पीरियड को छोड़ के जो बाकी बचते हैं, PH3 है, SR2 है, SH2 है, ऐसे जो लीगेंड्स हैं उसके अंदर एम्प्टी क्या होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं, अगर मैं बात करती हूं बॉन्डिंग की, यानी मेटल और लीगेंड बॉन्डिंग की, अगर वो पाई डोनर है तो पाई डोनर के केस में लीगेंड के पास क्या होना चाहिए, क्योंकि पाई डोनेट करना है, तो पाई डोनेट करना है तो इसका मतलब फिल्ड पी ऑर्बिटल इसके पास होना चाहिए, ठीक है। और मेटल के पास ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो यानी इसके अंदर पाई डोनर के केस में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही है। अब बात कर रहे हैं हम पाई एक्सेप्टर की, तो अभी हमने देखा कि मेटल के पास क्या होने चाहिए, अगर उसे पाई, अगर मेटल्स के साथ जब बॉन्डिंग करनी है लीगेंड को, तो मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और लीगेंड्स के पास एम्प्टी सिग्मा स्टार हो या फिर क्या हो, एम्प्टी पाई स्टार हो। तो बॉन्डिंग्स कौन कौन सी पॉसिबल है, या तो डी से सिग्मा स्टार पॉसिबल है या फिर डी से
पाई स्टार पॉसिबल है। तो हमने 3 बातें सीख ली यहाँ पे। जब इंटरेक्शन होती है तो इंटरेक्शन 2 टाइप की है। पहली इंटरेक्शन है सिग्मा इंटरेक्शन, दूसरी इंटरेक्शन क्या है, पाई इंटरेक्शन। पाई इंटरेक्शन में फिर से 2 केस पड़े। तो वहां से हमने क्या सीखा, जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल्स उसकी बॉन्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन से ऑर्बिट जो है, कौन से ऑर्बिटल जो है वो कौन से ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, इजीली हम अब समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट का मतलब कितना ज्यादा ओवरलैप कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ओवरलैप कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा जो इजीली ओवरलैपिंग की बात होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होती है, नो डाउट। चाहे कितने भी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है, अगर हमारे देखो 4 टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल्स हम डिस्कस करते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा और फाई। यानी हमारे पास ये जो कह सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग बनाने वाले ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डिंग बनाने वाले ऑर्बिटल्स, फाई बॉन्डिंग या फिर डेल्टा बॉन्डिंग, तो इसमें सबसे ज्यादा इजीली ओवरलैप कौन से करते हैं, ऑब्वियसली हेड टू हेड करते हैं, क्योंकि सबसे इजी वही है। ठीक है, तो अगर चारों कंपैरिजन में आ जाए या इनमें से 3 कंपैरिजन में आ जाए तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे ज्यादा इजीली ओवरलैप कौन करता है, सबसे पहले सिग्मा, ठीक है, उसके बाद फाई, उसके बाद डेल्टा और उसके बाद पाई। ठीक है, तो लोब्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। 1 लोब तो देखो सबसे ज्यादा है ही है। ठीक है, उसके बाद फाई, उसके बाद डेल्टा, देन पाई। ठीक है, लोब्स हम जानते हैं किसमें कितनी होती हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही पूछ रहा है, लेकिन हमने अभी देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है हमारा पीडी और डीडी, 2 टाइप की ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रखा है। वो पूछ रहा है, उसने नेक्स्ट कंडीशन दिया, अगर पाई इंटरेक्शन है तो इन दोनों में से ऑर्बिटल्स में से पीडी और डीडी ओवरलैपिंग में से किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, यानी एक्सटेंट किसकी ज्यादा होगी। सेकंड कहता है अगर वो पीडी और डीडी हैं और कंडीशन क्या है, डेल्टा इंटरेक्शन है, यानी डेल्टा इंटरेक्शन यानी 4 लोब्स इंटरेक्शन है, पाई में यानी साइडवेज है, तो उनमें से इंटरेक्शन किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी हमने जो ये फिनोमेना पढ़ा था, ओवरलैपिंग, डिफ्यूजन और साइज, ये सब बातें पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो उसी पे ही बेस्ड हमने पढ़ा था कि सिग्मा और पाई के केस में कैसा होता है और डेल्टा के केस में कैसा होता है, डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पाई इंटरेक्शन की बात करते हैं तो छोटे ऑर्बिटल्स, यानी अगर पी और डी की मैं बात करूं तो उनमें इंटरेक्शंस अच्छा होगा एज कंपेयर टू द डी डी ओवरलैपिंग, अगर वो पाई है तो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर वो डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा के केस में क्या होता है, बड़े वाले लोब्स, यानी डीडी की अगर मैं बात करूं, पी ऑब्वियसली डी से बड़ा है, तो डीडी यानी 4 लोब्स, इसके अंदर है 4 हैं, उसके अंदर 2 हैं, तो साइज भी हो गया, डिफ्यूजन भी हो गया, दोनों चीज मैटर कर रही है यहाँ पे। तो 4 लोब्स इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है, तो डीडी ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द पीडी ओवरलैपिंग। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसी से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, डेंटिसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ द मल्टी डेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, देखो अर्लियर हम जो छोटी क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं कि मल्टी डेंटेट, यानी जिसमें हम ऐसे पढ़ते थे पहले तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, या फिर मोनो को यूनी भी कह देते हैं। मोनोडेंटेट क्या होते हैं, यूनिडेंटेट क्या होते हैं, बाइडेंटेट क्या होते हैं, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड यानी पॉलीडेंटेड, ये हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो डेंटिसिटी का कंसेप्ट इससे निकालना है, कि कैसे वो डेंटिसिटी के हम कंसेप्ट को मल्टी डेंटेट, यानी जिसमें हम और भी बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट, कुछ कुछ नए कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में, एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में, उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, लिगेंड्स के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास हेप्टिसिटी और दूसरा होता है हमारे पास डेंटिसिटी। हेप्टिसिटी हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में, वहां होता है हेप्टिसिटी। और अगर हम बात करते हैं डेंटिसिटी का केस, तो डेंटिसिटी को हम कहाँ डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, डेंटिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले डेंटिसिटी है क्या चीज, कि कितने लोन पेयर्स जो हैं वो एक लीगेंड डोनेट कर रहा है किसी मेटल एटम को, वो उसकी क्या होती है, डेंटिसिटी।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोन पेयर्स हैं या फिर नेगेटिव चार्ज हैं सारे डोनेट कर देगा। हमें एक कंडीशन याद रखनी होगी कि सिर्फ सिग्मा डोनेशन को ही काउंट करते हैं हम डेंटिसिटी के केस में, पाई डोनेशन को काउंट नहीं करते। यानी इसका मतलब क्या है कि सिग्मा जो हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग बनाते हैं, सिग्मा जो ओवरलैपिंग करते हैं, उनको ही हम काउंट करेंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि NH2 हमारे पास है, ठीक है, या फिर सॉरी NH3 है, NH2 नहीं है, NH3 है अमोनिया, और उस पे क्या लिखा है, एक लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो एक लिगेंड को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो इसकी आइडेंटिसिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने कहा कि पाई जो कह सकते हैं पाई बॉन्ड्स का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास NH2 नेगेटिव लिगेंड है तो जो जो लोन पेयर्स हैं वो तो कहाँ यूज हो जाएंगे, पाई में जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, सिग्मा में जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि पाई का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव वाला डोनेट कर जाएगा, यानी जो डेंटिसिटी होगी इसकी यहाँ 2 नहीं होगी। समझना यही था हमें, इसीलिए कंपेयर करके दिखाया गया है कि डेंटिसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सिग्मा पे, यानी जो सिग्मा डोनेशन है उस पे ही डिपेंड करती है, पाई डोनेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसकी डेंटिसिटी भी क्या रहेगी, 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेंटिसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, कि भाई मान लो डोनर साइट बहुत सारी हैं, लेकिन किस टाइम पे कौन डोनेट करेगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डेंटिसिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नंबर ऑफ द डोनर साइट्स, ठीक है। नंबर ऑफ डोनर साइट्स की अगर मैं बात करूं कि डोनर साइट्स मान लो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास NH2 ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, ठीक है। एक एक लोन पेयर है, डोनर साइड कितनी हो गई, 2 हो गई, दोनों सिग्मा भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी डेंसिटी 2 होगी। हमें यही डिस्कस करना है कि फैक्टर्स में क्या चीज कैसे डिपेंड कर रही है। अब डोनर साइड बेशक 2 है लेकिन डेंटिसिटी एक ही है, क्यों, अगर दोनों ही वो डोनेट कर देगा मेटल को तो उससे क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है। हालांकि रिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड कंडीशनल होती है, 3 मेंबर्ड तो वैसे ही अनस्टेबल होती है। तो जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो अनस्टेबल है, इसीलिए ये फॉर्मेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इसकी डेंटिसिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। यानी देखो अभी तक तो ये कह रहे थे ना कि सिग्मा बना रहा है, दैट मीन सिग्मा डोनेट कर रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी काउंट कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ सिग्मा भी कर रहा है, फिर कंडीशन क्या देखनी है कि वो जो रिंग बना रहा है ना दोनों सिग्मा देने के बाद, वो कैसी बन रही है, 3 मेंबर्ड बन रही है। और 3 मेंबर्ड क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल है इसीलिए वो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेटिंग रिंग, अब स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो कभी भी जो 5 मेंबर और 6 मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 मेंबर और रिंग 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या है कि अनकंडीशनल है, उनको बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, वो स्टेबल होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि उसमें से कौन सी स्टेबल, तो उसमें से 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन अगर फोर्थ की बात करें तो वो क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या है कि वो वैसे हाईली अनस्टेबल होती है, लेकिन बनती कब है, जब मेटल के डिजायर हो, यानी जब मेटल चाहे, यानी मेटल अपनी डेंसिटी को कैसे एक्सीड करता है तो ही क्या बनती है, 4 मेंबर रिंग बनती है। अदरवाइज 4 मेंबर रिंग नहीं बनती, यानी अनस्टेबल है वो। तो अगर तीनों का कंपैरिजन आ जाए, एक हमारे पास 5 मेंबर रिंग दी है, एक 6 और एक 4, तो सबसे पहले स्टेबल कौन होगी, 5, देन 6 एंड देन 4, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें कि अगर डोनर साइट्स अवेलेबल हैं और डोनर साइट्स में किसी के पास 5 मेंबर रिंग बन रही है डोनेट करने के बाद, किसी के पास 6 बन रही है, किसी के पास 4 बन रही है, तो जितनी ज्यादा डोनर साइट है उससे मतलब नहीं है, वो जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है उसमें अगर 5 मेंबर्ड रिंग जो बन रही है वो ज्यादा स्टेबल होगी, फिर 6 मेंबर्ड होगी, और फिर क्या होगी, 4 मेंबर रिंग स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये था
हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर। लेकिन अब अगर हम बात करें जो कंडीशनल, जो हमने बात की थी ना कि 4 मेंबर्ड रिंग है या फिर कोई भी रिंग जो है अगर वो अनस्टेबल है तो उस पे कंडीशन क्या लगती है कि कब वो स्टेबल कब वो अनस्टेबल। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कि वो एलसीसी या एचसीसी मींस अगर उसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, तो जनरली वो किस केस में होगा, वहां पे ट्रांजिशन मेटल्स जुड़े होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है एक और एक हमारे पास सीरियम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेशन और लो कोऑर्डिनेशन, लो कोऑर्डिनेशन के केस में क्या कह सकते हैं, अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं तो लो कोऑर्डिनेशन में आ रहा है। अगर हम हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो उसमें कौन आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं कि कितने लीगेंड्स को अपने सराउंडिंग में वो कंबाइन कर रहे हैं, यानी उसके नेबरहुड में कितने लीगेंड्स जो है कंबाइन हुए हैं, वो उस मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट ने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोबाल्ट का 6 है, और यहाँ पे भी सीरियम का हमें 6 दिख रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, वही चीज हमें समझनी है, क्योंकि हम लीगेंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है या फिर 6 से कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो एफ ब्लॉक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 6 से ज्यादा होता है। ठीक है, अब दिख 6 रहे हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो लिगेंड की कैपेसिटी है, सॉरी मेटल एटम्स की कैपेसिटी है, यानी वो उसकी डेंसिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे, अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं तो यहाँ पे जब वो ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कंबाइन हुआ है तो क्या काम कर रहा है, एज ए यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जब भी ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कंबाइन हुआ है तो वो क्या काम कर रहा है, एज ए यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी एक ही डेंसिटी है। तो 6 है तो इसकी डेंसिटी क्या है यहाँ पे, मतलब एक लिगेंड की एक है तो इस तरीके से 6 डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीरियम की, तो सीरियम क्या है, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ग्रेटर देन 6। तो नाइट्रेट जो है वो यहाँ काम करेगा एज ए बायडेंटेड लिगेंड, यानी अपनी डेंटिसिटी को बढ़ा लेता है अकॉर्डिंग टू द मेटल एटम। ठीक है, तो हम कह रहे थे ना कि जो कंडीशनल, यानी जो मेटल एटम पे डिपेंड करती हैं, कि मेटल की डिजायर है, मेटल की डिजायर का मतलब क्या है कि वो मेटल एफ ब्लॉक है तो उसकी डिजायर बढ़ गई कोऑर्डिनेट करने की, तो मेटल एटम जो है उसकी कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहा है। यानी वही लीगेंड जब ट्रांजिशन मेटल एटम के केस में जुड़ा था तो काम कर रहा था यूनिडेंटेड, लेकिन अगर वही लीगेंड काम कर रहा है एफ ब्लॉक के केस में तो वहां काम कर रहा है एज ए बायडेंटेड लीगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ गया है, तो यहाँ बाइडेंटेड काम कर रहा है, तो एक लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर्स को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक नया कंसेप्ट निकल के आया है यहाँ से कि जो नाइट्रेट आयन है वो हमारे पास एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम करता है। फ्लेक्सीडेंटेड क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे, कि मतलब एक लिगेंड जो है मेटल एटम के अकॉर्डिंग, यानी मेटल एटम की डिजायर के अकॉर्डिंग अपनी डेंसिटी को चेंज करता है। जैसे अभी अभी डिस्कस किया ना कि कोबाल्ट के साथ यूनिडेंटेड का काम किया, और अगर हमने बात की सीरियम की तो वहां उसने काम किया बाइडेंटेड का, तो वो मेटल एटम पे डिपेंड किया। तो यही होता है फ्लेक्सीडेंटेड काम करना, मतलब मेटल के अकॉर्डिंग अपने डिजायरमेंट को चेंज कर लेना। ठीक है, तो नाइट्रेट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या काम कर रहा है, एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सीडेंटेड क्या है। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है, जो कि हम कह रहे थे कि जो स्टेरिक फैक्टर होता है ना, वो भी कंट्रोल करता है डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स। कैसे, देखो हमारे पास एक इथाइलिन डायमीन एक लिगेंड है, जैसे ही वो मेटल एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो आपको एक चीज दिख रही होगी, इसके अंदर हमारे को 5 मेटल एटम्स, सॉरी 5 कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, यानी 5, हम कह सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इजीली आई थिंक समझ पा रहे होंगे, 2 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है और एक क्या है, मेटल एटम है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहाँ पे, और वो इजीली बन पा रही है। इसका मतलब क्या है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों दे रहे हैं। ठीक है, अब
एक बार आप पिछले कंसेप्ट को ध्यान रखें कि जब हमने दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात की थी, मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ एक बार। जब हमने NH2 और NH2 को डिस्कस किया था, तो NH2 को डिस्कस करते हुए हमने एक बात देखी थी कि यहाँ पे दोनों डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कैसा बन रहा है, 3 मेंबर्ड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, यानी सिग्मा डोनेशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रिंग कैसी बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग। वहां पे हमने डेंसिटी कितनी कंबाइन की थी, कंबाइन करने में कितनी बताई थी, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2। इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी अगर वो रिंग की स्ट्रक्चर स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो डेंसिटी बताएगा, ठीक है। 3 मेंबर्ड था, स्टेबल नहीं थी, इसलिए डेंसिटी क्या थी, वहां पे 1 थी। यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर्ड बन रही है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। अब मैं इसका कंपैरिजन करने वाली हूँ दूसरे वाले एग्जांपल से। आपको एग्जांपल दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, रिंग तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एटम्स काउंट करने लग जाएं जैसे आपने इसमें किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये मोल्डिंग होती हुई दिख रही है, इसका मतलब मोल्डिंग का मतलब क्या है, देखो इधर वाले स्ट्रक्चर में ये इजीली मोल्ड कर पा रहे हैं, यानी रिंग इजीली बना पा रहे हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर सा स्ट्रक्चर है। क्या लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो पाएगा, यानी रीऑर्गेनाइज हो पाएगा, नहीं। रियर बेशक इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, लेकिन ये रिंग बनना इम्पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर है तो बेंट नहीं होगा इजीली, और नहीं होगा बेंट यानी रिंग नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर सकते। तो दोनों नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर सकते एक टाइम पे, इसका मतलब क्या है, एक करेगा, एक करेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी 1 होगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि स्टेरिक रिक्वायरमेंट, यानी अब स्टेरिक का मतलब यहाँ पे 7 थे, इसका मतलब यहाँ पे 4 थे। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो देखना है कि डेंसिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी वो उस स्ट्रक्चर में रिंग पॉसिबल है या नहीं, यानी रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि वो डेंसिटी कितनी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो हमने डिस्कस किया फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो फ्लेक्सीडेंटेड एक्चुअली क्या है, देखो लीगेंड्स हैं, लेकिन ये लीगेंड्स का कंसेप्ट नहीं है, ये मेटल्स का कंसेप्ट है। मेटल्स का कंसेप्ट कैसे, अभी मैंने बताया था कि एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करते हैं, मेटल पे डिपेंड करते हैं। वो मेटल किस टाइप का है, उसको अपनी डेंसिटी को मेटल के अकॉर्डिंग बढ़ाना भी पड़ सकता है और घटाना भी पड़ सकता है। तो यानी अगर दो टाइप के हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, एक होते हैं हाइपरडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, दूसरे होते हैं हमारे पास हाइपोडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखो हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम। देखो जो लिगेंड्स अपनी डेंसिटी को बढ़ा लेते हैं अपनी नेचुरल वैल्यू से, अभी हम डिस्कस करेंगे, हमने अभी पढ़ा भी था, सीरियम और कोबाल्ट का केस पढ़ा था। तो दोनों में नाइट्रेट था, लेकिन एक में क्या था, मोनोडेंटेट था, और एक में क्या था, बाइडेंटेट। तो किस पे डिपेंड किया, वो मेटल एटम पे डिपेंड किया। तो ऐसे लिगेंड्स, जो लिगेंड्स अपनी डेंसिटी को बढ़ा लेते हैं नेचुरल वैल्यू से, वो क्या हो जाते हैं, हाइपरडेंटेट। जो लिगेंड्स अपनी डेंसिटी को कम कर लेते हैं नेचुरल वैल्यू से, वो क्या होते हैं, हाइपोडेंटेट, ठीक है। अब जैसे जनरली जो हाइपर होते हैं वो 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है, और जो हाइपो होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें नाइट्रेट्स आ गए, एसिडेट्स आ गए, कार्बोनेट्स आ गए, ठीक है। ये अपनी डेंसिटी को बढ़ा जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया ही है। और इस केस में क्या है, डेंसिटी को कम कर लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ईडीटीए है, जनरली क्या होते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन मेटल एटम के अकॉर्डिंग वो अपनी डेंसिटी को 5 4 3 2 अकॉर्ड डिपेंड्स ऑन द मेटल एटम, वो अपनी डेंसिटी को डिक्रीज कर लेता है। तो वो कैसा लिगेंड है, हाइपोडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। उसके बाद एक नया लिगेंड जिसमें हम कहते हैं एम्बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है, देखो एम्बाइडेंटेड आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एम्बाइडेंटेड क्या होते हैं, जिसके पास डोनर साइट्स एक से ज्यादा हैं, बट एक टाइम पे एक ही साइट से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है।
जैसे हमारे पास यही NH2 NH2, देखो डोनर साइट तो दो हैं, लेकिन क्या ये एम्बाइडेंटेड लिगेंड है? नहीं है। क्यों? ये मेटल एटम्स जो हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं, यानी दोनों ही, हम कह सकते हैं दोनों ही नाइट्रोजन यानी सेम एटम है। ठीक है, सेम एटम है तो ये एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, ये सिर्फ एक मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साइनाइड के केस में दोनों के पास ही डोनर है, डोनर साइट्स हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, और मोनोडेंटेड तो है ही ये। ठीक है, देखो एम्बाइडेंटेड जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड होते ही होते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब क्या, आइडेंटिटी एक शो करते हैं, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि साइट बेशक दो हैं, एक टाइम पे एक ही डोनेट करना है। ठीक है, दो साइट हैं इसीलिए इसको एम्बाई कह दिया, लेकिन डोनेट एक करता है। बाय अगर सिर्फ दोनों साइड को डोनेट करता होता तो हम बाइडेंटेड कह देते इसको। यहाँ पे दोनों साइड को डोनेट करने के बजाय दो साइड तो हैं, लेकिन डोनेट एक टाइम पे एक करता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, एम्बाइडेंटेड कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, अब हमने इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हमें एम्बाइडेंटेड भी पता चल गया, और मोनोडेंटेड भी पता चल गया, और फ्लेक्सीडेंटेड भी पता चल गया। अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा जो लीगेंड है वो फ्लेक्सी का काम करता है, कौन एम्बाइडेंटेड का काम करता है, ये बताना है हमें। ठीक है, अब जैसे SCN है, इसके केस में क्या है कि जब ये मेटल के साथ कंबाइन होगा, अब ये भी कैसा है, वैसे तो एक एम्बाइडेंटेड लिगेंड है, सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मोनोडेंटेड भी है, एम्बाइडेंटेड है, नो डाउट, क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड है? देखो फ्लेक्सीडेंटेड के केस में आपने क्या पढ़ा था कि ये रिंग बना लेते हैं मोल्ड होके, यानी रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। ठीक है, अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हालांकि 4 मेंबर रिंग बन रही है, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये रिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें लग रहा है कि ये 4 मेंबर्स कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन ये रिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, इसीलिए ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास ये एक और लिगेंड है। देखो इस केस में क्या है, मोनोडेंटेड भी हो सकता है, ऑब्वियसली एम्बाइडेंटेड भी है, दोनों साइड्स हैं, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और सल्फर से भी कर सकता है। और दूसरी बात अगर हम करें कि रिंग बनाने की बात करें, तो रिंग तो फ्लेक्सिबल है क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या काम कर सकता है, फ्लेक्सीडेंटेड का काम भी कर सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी लीगेंड अगर वो एम्बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है कहीं पे भी, तो वो फ्लेक्सीडेंटेड काम नहीं करेगा। या फिर मैं बोलूं उल्टा, वाइस वर्सा क्या है, यानी अगर कहीं पे वो फ्लेक्सीडेंटेड का काम कर रहा है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि वो एम्बाइडेंटेड लिगेंड है। मीन्स क्या है, अगर एक ही चीज लेनी है आपको, अगर फ्लेक्सी का काम करेगा तो एम्बाइडेंटेड नहीं करेगा, अगर एम्बाइडेंटेड काम करेगा तो फ्लेक्सी का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं एक कंपैरिजन दिखा देती हूँ कि वही केस है सीरियम के साथ और वही केस है कोबाल्ट के साथ। ठीक है, अब सीरियम में हाई कोऑर्डिनेशन है और कोबाल्ट में क्या है, लो कोऑर्डिनेशन है। तो हाई कोऑर्डिनेशन के केस में NO2 जो है अपनी डेंटिसिटी को बढ़ा लेगा। ठीक है, बढ़ा लेगा, इसका मतलब क्या है, बाइडेंटेड का काम करेगा, और बाइडेंटेड है ऑब्वियसली वो एम्बाइडेंटेड काम नहीं करेगा। बाइडेंटेड क्योंकि हमें एम्बाइडेंटेड के लिए कंडीशन पता है, वो मोनोडेंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइडेंटेड है तो इसका मतलब क्या नहीं है, एम्बाइडेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा एज ए फ्लेक्सीडेंटेड बट नॉट द एम्बाइडेंटेड। ठीक है, समझ पा रहे हैं। सेकेंडली सेम कंपैरिजन में यहाँ करूं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब अपनी डेंटिसिटी बढ़ाने की जरूरत इसको नहीं है तो इसका मतलब NO2 क्या काम करेगा, ऐसे मोनोडेंटेड काम करेगा, और मोनोडेंटेड काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये एम्बाइडेंटेड वर्क करेगा, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्लेक्सीडेंटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्बाइडेंटेड काम कर रहा है तो फ्लेक्सी नहीं करेगा, फ्लेक्सी काम कर रहा है तो एम्बाइडेंटेड नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा लीगेंड्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, हाँ एक इंफॉर्मेशन और है आप लोग के लिए, हम लोग एक बायो की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है,
वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे आपको। उसमें 11th से ऑनवर्ड्स, यानी कॉम्पिटिटिव, आप अगर नीट के लिए या किसी भी जिस एग्जाम में आपको बायो मिलती है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बायो का भी अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।